चलिए भूगोल में लिखिएगा, ये पाठ चल रहा है आपका जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, ठीक है ना। इसमें एक मिनट सुनिए, जो पीछे लिखाए थे समझा दे उसको, हाँ 6, 7, 8 क्वेश्चन जो लिखाए थे उसको समझा दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखाए थे, किसी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटक कौन है, बताइए तो कौन है महत्वपूर्ण घटक, कौन है, लोग है। किसी भी देश की जनसंख्या में यानी किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटक जो है वह लोग है, क्योंकि साधन जैसे घटक जो है ना यह लोग ही है, क्योंकि लोग ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करता है और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के रूप का क्या करता है, परिवर्तन करता है। जैसे मान कर चलिए यहाँ पे हम लोग को फर्नीचर चाहिए, तो फर्नीचर का मतलब हो गया पेड़ कटेगा तब ना फर्नीचर बनेगा। बनाया किसने, मनुष्य ही बनाया। अगर किसी भी क्षेत्र में जब मनुष्य नहीं होते हैं तो वहां के क्षेत्र बढ़िया दिखता है, नहीं दिखता है। तो किसी भी क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए। जैसे घर बहुत बड़ा है और घर में कोई नहीं है, क्या वो घर अच्छा लगेगा, हाँ। तो उसके लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए। यानी कि व्यक्ति रहेंगे तबे ना वह घर सुंदर मंदिर की तरह दिखेगा, और नहीं तो कैसा दिखेगा, श्मशान घाट की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, बताइए। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी 121 करोड़ थी, ठीक है ना। एक दो गो अलग होगा, वो गिनती से अलग है, लेकिन 121 करोड़ भारत की जो जनसंख्या थी 2011 में, और पूरे विश्व में इसका जो स्थान था वह कौन था, दूसरा। लेकिन वर्तमान में भारत का स्थान जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला हो गया है, ठीक है ना। और 2 नंबर पर कौन हो गया है, चीन हो गया है, जो कि पहले 1 नंबर पर चीन था और 2 नंबर पर भारत था। इतनी तेजी से भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि पूरे विश्व में भारत की जो जनसंख्या है वह पहले स्थान पर अब आ गया है, जो कि कब 2011 में भारत की जो जनसंख्या थी वह कितना 121 करोड़ थी, कब 2011 की जनगणना के अनुसार। और यह जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है, कब की जाती है, यानी कि एक दशक 10 वर्ष को कही जाती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। तो 10 हुआ, 11 हुआ, 21 हुआ, फिर 31 में होगा, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जाकर के जनगणना की जाती है। तो हमारे देश में अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को कैसे एकत्रित किया जाता है। यानी कि एकत्रित करने का मतलब हो गया कि अलग अलग है जिसको एक साथ समाहित कर देना, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग अलग अलग हैं, अलग अलग परिवार से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन सभी लोग एक साथ मिल गए तो एक संगठन में आ गया ना, एक परिवार में तो जुड़ गए ना, एक घर में तो सभी लोग शामिल हो गए ना। तो हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को कैसे एकत्रित किया जाता है, यानी कि किस प्रकार से अलग अलग लोग हैं तो उसको एक साथ समाहित कर दिया जाता है, यानी कि एक साथ उसको रख लिया जाता है। तो हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना के द्वारा एकत्रित किया जाता है। जनगणना होगा तभी ना हमारी आंकड़ा पता चलेगा कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, कितने किस जाति की आबादी है, और यह आबादी कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में है, यानी कि कहाँ की आबादी अधिक है और कहाँ की आबादी कम है। जब तक यह प्रत्येक 10 वर्ष पर पूरी भारत की जनगणना या किसी भी देश की जनगणना अगर नहीं होगी तब जाकर के इसकी आंकड़ा को देखा नहीं जा सकता है। लेकिन भारत की तो आंकड़ा प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है, लेकिन दूसरे देश में अपने अनुसार होगा, ठीक है ना। लेकिन भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर ही भारत की जनगणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। और संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, संपूर्ण मतलब पूरा भारत की 1881 में, यानी कि 9 साल के बाद में। कब, 11 साल के बाद में ना हो, 71, 81, यानी कि 11 साल के बाद में हुआ था। तो अगला है, देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या में प्रतिशत अंश परिशिष्ट का क्या दर्शाता है।
तो आप जानते हैं कि हमारे देश में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है। और भारत की राज्यों की संख्या कितनी है? 28 गो है। पहले 29 हो गया था, जब तेलंगाना जब बना ना तो भारत की यह 29 हो गया, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को जब डिवाइड किया गया तो वहां लेह और लद्दाख 2 पार्ट में बंट गया। ठीक है ना। पहले केंद्र शासित 7 गो था, लेकिन अब क्या हो गया है? 8 गो, और 29 गो राज्य हो गया, तो ये वो घट गया, तो कितना हो गया? 28 गो हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या में प्रतिशत अंश परिशिष्ट का यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? यूपी की है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है पूरे भारत में सबसे अधिक है। ठीक है ना। और यह जनसंख्या में प्रतिशत अंश परिशिष्ट का यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात मतलब उसके बाद महाराष्ट्र की, बिहार की और पश्चिम बंगाल का स्थान है। तो 1 नंबर में कौन है? उत्तर प्रदेश। 2 में कौन है? महाराष्ट्र। 3 में कौन है? बिहार। और 4 में कौन है? पश्चिम बंगाल। यानी कि यह 4 गो राज्य है। यूपी के क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जनसंख्या यहाँ अधिक है। महाराष्ट्र के क्षेत्रफल उतना अधिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे घनी आबादी होने के कारण जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है। उसके बाद बिहार की जनसंख्या अधिक है, और पश्चिम बंगाल को, बिहार को बीमारू राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह गरीबी रेखा के अंदर में आता है। इसलिए बिहार क्या है? ये गरीब राज्य के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है ना। इतनी जनसंख्या देखिए, जनसंख्या में तीसरे स्थान पर होने के बाद भी बिहार क्या है? गरीब है। गरीब होने का कारण यही है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक ही आधार है, क्या? कृषि। और कृषि हमेशा मानसून पर निर्भर करता है। मौसम अगर अच्छा हो गया तो फसल अच्छी है, और मानसून अगर अच्छा नहीं है तो फसल क्या है? बर्बाद हो गया। जैसे कि फसल, मकई का फसल अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अपने यहाँ देखिए कल परसों की जो बारिश हुआ, तेज हवा तूफान और पत्थर भी गिरा, बहुत सारे लोगों की क्या हुई है? सारी मक्का जो हो गया ना पूरा टूट करके सब नुकसान हो गया है। तो बताइए भारत में यानी बिहार राज्य में कृषि ही सबसे बड़ी चीज है। यानी कि बिहार के राज्यों के लोगों के लिए मुख्य व्यवसाय के रूप में है तो कृषि है, और कृषि मानसून पर निर्भर होती है। और यही मानसून की कमी की वजह से बारिश अगर अधिक हो गया तो फसल की क्षति है, अगर बारिश नहीं हुआ तो उत्पादन की क्षति है। यानी कि बारिश होगा, मानसून अगर उस ढंग का जब रहेगा तब फसल का उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है, कल परसों की स्थिति जो चली है, उससे क्षति हुआ है कि फायदा हुआ है? तो बताइए, जिनकी क्षति हो गया क्या अभी आगे जाएंगे? हाँ, आज इतना महंगा आलू का फसल बिक रहा है 4 रुपए किलो। बताइए किसान आगे बढ़ेंगे कि बैक हो जाएंगे? हाँ, यानी कि पीछे होंगे कि नहीं होंगे? और यह स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। मतलब कि इतनी कृषि के उत्पादन में कमी है कि नहीं है? अरे बिहार में कृषि के उत्पादन में कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का दूसरा आधार नहीं है। फसल की क्षति है, या अधिक फसल हो गया, खरीदने वाला कोई नहीं है तो भी हानि है, क्षति हो गया तो भी हानि है। लेकिन दूसरे जगह जो जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, मुंबई तो भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। औद्योगिक नगर आपका कर्नाटक बेंगलोर हो गया, जहाँ पे कल कारखाने बहुत अधिक है। गुजरात है, वहाँ पे बहुत सारे कल कारखाने, कंपनियां स्थापित हैं। तो इस तरह से यानी कि वहाँ के लिए तो आधार है, कृषि नहीं भी होगा तो वो वहाँ के लोगों के लिए किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, लेकिन बिहार के लोगों के लिए तो हानि तो होवे करेगा ना। तो देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या में प्रतिशत अंश परिशिष्ट का यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। और इसके पश्चात मतलब उसके बाद महाराष्ट्र का, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। क्लियर हो गया? आगे है क्वेश्चन आपका, भारत के किस किस राज्य में भारत की कुल जनसंख्या का 76% जनसंख्या निवास करती है? यानी कि किन किन राज्य में भारत की कुल जनसंख्या का 76% जनसंख्या क्या है? निवास करती है। तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, यानी लगभग 13 गो राज्य है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो राज्य है। 10 गो राज्य में पूरी जनसंख्या का 76% और मात्र बाकी जगह का 24% में समझिए कि 10 को 28 और 8 कितना हो गया, यानी कि 36 हो गया ना। हाँ, कितना में से 10 घटा दीजिए, यानी कि 26 गो में मात्र कितना 24% और 10 गो राज्य में कितना 76% कुल जनसंख्या निवास करती है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, जम्मू और कश्मीर में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 1.04%, यानी कि 1.04% पूरी भारत की जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का मात्र 1% ही जनसंख्या क्या होती है, जम्मू कश्मीर में निवास करती है, मतलब कि रहती है। बहुत कम जनसंख्या। तो दशमलव के बाद की अंक की वैल्यू हम नहीं लेते हैं, और लेते भी हैं तो 2 अंक की वैल्यू लेते हैं। तो 0.4 है तो कोई गिनती में नहीं, यानी कि सबसे कम जनसंख्या जम्मू कश्मीर में निवास करती है। कारण ये कि वह ठंड इलाका है और वहाँ के परिवेश में सब कोई रह नहीं पाता है, बॉर्डर इलाका है, तो वहाँ पे हर कोई रह नहीं सकता है, जमीन भी महंगा है। जो जहाँ बस गया, घना आबादी है। पहले के लोग कहाँ बसते थे? जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती थी, कृषि करने के लिए भूमि था, ठीक है ना। नदी के किनारे लोग बसा करते थे, नदी के किनारे लोग बसा करते थे मछली मारने के लिए। समतल भूमि पर लोग बसते थे कृषि करने के लिए। लेकिन वो सब जगह है पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है, इसलिए वहां पे जनसंख्या कम निवास करती है। क्लियर हो गया। अगला है आपका, उत्तराखंड में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसमें भी कम करती है, 0.83%, यानी कि यहाँ पे उत्तराखंड में 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। समझ में आ रहा है हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाली हम बकते जा रहे हैं, बकते जा रहे हैं। हाँ ना, बढ़िया काम है। तो मेरा भी एगो रिकॉर्ड होते जा रहा है, आप सुनिए चाहे नहीं सुनिए, हमारा काम तो होते जा रहा है। नहीं, लाइव नहीं है, लाइव चल गया है, अभी रिकॉर्ड करके अब इसको डाल देंगे, यूट्यूब पर रहेगा। अगला है आपका, भारत में जनसंख्या का असम स्थानिक वितरण किन किन कारणों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है? असम, देखिए असम, असम राज्य नहीं, असम राज्य नहीं, असम मैंने नहीं, सब मैंने बराबर, यानी कि किन किन क्षेत्रों में भारत में जनसंख्या का असम स्थानिक वितरण किन किन कारणों के बीच घनिष्ठ माने गहरा संबंध प्रकट करता है, कि किन किन कारणों के कारण ही या किन किन परिस्थितियों के कारण भारत में असमान जनसंख्या का वितरण है, स्थानिक वितरण। तो पहले ही बताया ना कि बहुत सारे लोग, देखिए पथरीला इलाका में लोग रहना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग कृषि करने लायक जहां भूमि उनको दिखा वहां जाकर के वे बस गए। तो भारत में जनसंख्या का असम स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध क्या करता है? प्रकट करता है। क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक कौन है? महत्वपूर्ण का मतलब होता है जो सबसे अलग हट करके खास कारक, यानी कि कारण कौन है। आ रहा है समझ में? तो जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक क्या है? कृषि उद्भव, पहले ही बताए हैं, कृषि उद्भव यानी कृषि का उत्पादन करना, और कृषि विकास यानी खेती बाड़ी का विकास करना, मानव बस्ती के प्रतिरूप यानी कि मानव बस्ती जिसके अनुकूल होगा उसी के आधार पर उनके लिए परिवहन का जाल तंत्र बनाना का या विकास करना, और औद्योगिक तथा नगरीकरण। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, वो हम जानता नहीं, टेंशन लायक काम नहीं है। यानी कि जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या माने लोगों की संख्या, वितरण में होता है बंटवारा, के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक अस्थाई कृषि, अस्थाई माने कि एक जगह अस्थिर होकर के अपना खेती बाड़ी करें, उत्पादन होगा, फिर उसके अनुसार चलें। ठीक है, पहले आप देखे भी होइएगा, भूगोल में पढ़े भी होइएगा, घुमंतु भोटिया की तरह झूम खेती, झूम कृषि पढ़े हैं? हाँ,
क्या है झूम कृषि, बताइए तो कोई। हाँ, झूम कृषि का मतलब क्या होता है, बोलिए, अब बोलो सब ना। अरे बकौल सर, झूम कृषि का मतलब हो गया कि आज यहाँ खेती कर लिए, पैदावार कम होना शुरू हो गया, छोड़ दिए इसको, फिर यहाँ जाके जंगल काट लिए और वहाँ खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए, फिर वहाँ की पैदावार कम हो गई, फिर दूसरे जगह चले गए, फिर वहाँ की कम हुई, तीसरे जगह चले गए, फिर वहाँ की जब कम हो गई तो फिर शुरू वाला कुछ दिन तो पड़ती रह गया ना, शुरू वाला पड़ती रह गया तो फिर इसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई थी, फिर आकर के यहाँ से फिर खेती बाड़ी शुरू कर दिए, इसी को झूम खेती कहते हैं। तो कृषि का उद्भव और कृषि विकास यानी खेती बाड़ी का विकास करना, मानव बस्ती के प्रतिरूप यानी कि जहाँ जैसी बस्तियां होती है। अब मानकर चलिए कि हम लोग के यहाँ तो ट्रेन का लाइन नहीं है, नहीं ना है, रेलवे स्टेशन तो नहीं है, लेकिन सुगौली जाइएगा तो रेलवे स्टेशन है, मोतिहारी जाइएगा तो रेलवे स्टेशन है, बेतिया जाइएगा तो वहाँ है, क्योंकि वह शहर है ना, तो वहाँ के लोगों के लिए वह आवश्यकता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आवश्यकता है, लेकिन धीरे धीरे अब होगी, लेकिन वहाँ के लोगों की आवश्यकता पहले पड़ गई, इसलिए वहाँ से रेलवे का आविष्कार हो गया, जनसंख्या घना बन गई, वहाँ पे रेलवे लाइन बन गया, ठीक है ना। और उसके बाद में परिवहन का जाल तंत्र तथा औद्योगिक और नगरीकरण, जहाँ पे कच्चा माल मिलना शुरू हो गया वहाँ पे कल कारखाने स्थापित हो गए, और धीरे धीरे करते करते वहाँ पे मानकर चलिए कि हमारे यहाँ अगर एगो कारखाना लग जाए, कथी का, राइस मिल का अगर एगो कारखाना लग जाए तो राइस मिल एगो से धान का उत्पादन अधिक होता है, पंजाब में धान का अधिक उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पे क्या हो गया, यानी कि राइस मिल बनना शुरू हो गया, तो एगो से दूगो हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 10, 20, 50, 100 हो गया, धीरे धीरे जमीन तो बढ़ तो नहीं रहा है ना, लेकिन कंपनियां बढ़ रही है, तो कृषि लायक भूमि पर कंपनी बन गया, और कंपनी बन गया तो फिर अब कृषि के कच्चे माल के उत्पादन के लिए फिर दूसरे जगह आश्रित हो गए, ठीक है ना। तो जाल का विकास हुआ और औद्योगिकरण और नगरीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, भारत का कौन कौन शहर किस किस कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि VVI क्वेश्चन है ये, भारत का कौन कौन शहर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, चाहे वह रोजगार के रूप में हो या शिक्षा के रूप में हो या शहरीकरण के रूप में हो, यानी कि कौन कौन शहर, मानकर चलिए कि हम लोग के यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, दिल्ली की तरह हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, जुहू बीच मुंबई की तरह हमारे यहाँ नहीं है कि नहीं है, अपने यहाँ कल कारखाने नहीं है, बेंगलोर में कल कारखाने है, तो गुलाबी शहर पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं ना, पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं हम किसको, जयपुर को जानते हैं, राजस्थान के, राजस्थान में बलुई क्षेत्र सबसे अधिक है, गर्मी अधिक पड़ता है, वहाँ पे अपने यहाँ जैसे पेड़ पौधे वहाँ नहीं है, और वहाँ के जहाज ऊँट को कहा जाता है, ऊँट लोग को अपने यहाँ चलने में परेशानी होती है, लेकिन बलुई क्षेत्र में चलने में परेशानी नहीं होती है। तो भारत का कौन कौन शहर है और किन किन कारण से वह बड़ी संख्या में ग्रामीण माने गांव के लोगों की नगरीय प्रवासियों को, प्रवासी का मतलब होता है जाना, जैसे देखिए यहाँ पे एक होता है प्रवास, एक होता है प्रवासी, और गांव से को ग्रामीण कहते हैं और नगर से को क्या कहते हैं, नगरीय कहेंगे, ठीक है ना, या शहरीकरण उसको हम कहेंगे। तो प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना। अगर मानकर चलिए कि हमको अगर दिल्ली जाना है, दिल्ली के शहर को देखना है, तो हम अपना क्या करेंगे, प्रवास करेंगे, वहां चले गए तो वहां के लोग क्या कहेगा कि कौन है, प्रवासी है। प्रवासी का मतलब हो गया कि ये दूसरे जगह से आया हुआ है, ठीक है ना। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रवासियों को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर इन सारे जगहों पर अगर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता तो शायद गांव के लोग शहर की ओर नहीं जाते। अगर गांव में सारी सुविधाएं अगर होती
तो क्या गांव के लोग कहीं जाते? हम लोग बाबा धाम जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि बाबा धाम का शहर जो है, बाबा धाम का जो मंदिर है रांची में, वो हम सभी लोगों को अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित करता है। वहाँ है तब ना हम लोग जाते हैं। दिल्ली में लाल किला है, इंडिया गेट है, उसके बाद में कर्नाटक में ये सब जितनी भी कंपनियां स्थापित हुई है बड़े बड़े शहरों में है, तब है ना, उसी के कारण लोग वहाँ चले गए। काम करते करते वहाँ पे अपना पेशा अपना लिए, और पेशा अपना करके अपना घर बसा लिए। तो क्या वे लोग शहर में बस गए तो गांव में आएंगे? जल्दी नहीं जाएंगे। तो इन्हीं सभी कारणों से ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को क्या कर रहे हैं? ये सब आकर्षित कर रहे हैं। बाकी सब नेक्स्ट क्लास में।